जी तमाम दोस्तों को सलाम खलूस, ज़िंदा और सलामत रहें। आज इल्म तारीख़ पे बात करनी है कि इल्म तारीख़ क्या है, तारीख़ किसको कहते हैं। बड़ी बुनियादी सी बात है, आम सी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये याद दहानी ज़रूरी है कि वो इसकी बेसिक्स को समझ जाएँ। जिस इल्म की बेसिक्स को समझ लिया जाता है तो उसकी डिटेल्स को या उसकी जो बड़े बड़े फ़नून हैं उनको समझना आसान हो जाता है। जिस तरह बिल्कुल तालीम और इल्म में फ़र्क है कि अगर आप किताबें पढ़ के उसका इम्तिहान दे के इस प्रोसेस से गुज़रे तो इसको तालीम कहते हैं, और जब आप उन लाइनों के ऊपर अपनी जुस्तजू को उसकी इंतहाई डेप्थ में जाके तो मज़ीद अपनी इंफॉर्मेशन के लिहाज से क्रिएटिविटी तख्लीक़ियत तक चले जाते हैं तो उसको हम इल्म कहते हैं। तालीम और इल्म एक जैसे नहीं होते, तालीम मुख्तलिफ होती है और इल्म मुख्तलिफ होता है। तालीम आपको जो लर्निंग एथिक्स बताती है, और जबकि लर्निंग एथिक्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फील्ड की डेप्थ को, उसकी गहराई में जाना, उसकी तख्लीक़ियत तक पहुंचना, इसको हम इल्म कहते हैं। माजी के वाक़यात को तारीख़ कहते हैं। सिंपल सी तारीख़ है इसकी कि जो माजी में इस वक्त जो हो रहा है, जो गुज़रा हुआ वक्त है, वो माजी है। जो माजी है वो तारीख़ है, और इसी लिहाज से कहते हैं कि आज की सियासत कल की हिस्ट्री होगी। लेकिन ये इसकी नामुकम्मल या एक आम फहम है, एक आम चीज़ समझाने के लिए। असल जो है इल्म तारीख़ की जो तारीफ़ है वो ये है कि माजी के वाक़यात को तरतीब के साथ एविडेंस की बुनियाद के ऊपर तहरीर करना या बयान करना तारीख़ कहलाता है। यानी तारीख़ लिखने के लिहाज से दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उसकी बुनियाद होती है क्रोनोलॉजिकली, वो एक नरेशन होता है, और दूसरा एविडेंस के ऊपर बेस करता है। तारीख़ ऐसा मज़मून है कि जिसमें आप एविडेंस के बगैर नहीं लिख सकते। डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ओरल अकाउंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा उसके सोर्सेज हैं। डिजिटल आर्काइव्स हैं, मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको किसी तारीख़ के लिखने में मदद देते हैं। तो तारीख़ ज़ुबानी नहीं लिखी जा सकती। ज़ुबानी आप जर्नलिस्टिक आर्टिकल, कॉलम लिख सकते हैं, कोई और मैगज़ीन में लिख सकते हैं, लेकिन जो तारीख़ है वो आप एविडेंस के बगैर नहीं लिख सकते। लिहाजा फिर एविडेंस का भी आगे उसको पहचानना होता है कि एविडेंस जो दी जा रही है उसको वो रिलायबल है कि नहीं है। यानी उसकी हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में और इंटरनल क्रिटिसिज्म में जाएंगे डॉक्यूमेंट के लिहाज से, और उसके बाद जो है वो सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ये सारी पहचान में जाए। सो इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो है कि माजी के वाक़यात को तरतीबवार किसी एविडेंस के साथ बयान करना तारीख़ कहलाता है। अब तारीख़ में दो चीज़ें होती हैं। अमूमन बहुत ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट है इसमें। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो कहते हैं कि ओरिजिनली जो तारीख़ है दिस इज़ अ फाइल ऑफ इवेंट्स, कि आप जो इवेंट हुआ है उसको आपने जिस तरह एविडेंस मिला है आप उसको लिख देंगे, उसमें अपनी राय नहीं देंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि हिस्ट्री इज़ द नेम ऑफ इवेंट्स नॉट कमेंट्स। इफ़ यू गिव सम कमेंट्स इट विल बिकम बाइस्ड, क्योंकि ज़ाहिर हर बंदे का कमेंट डिफरेंट हो सकता है, लिहाजा ये बाइस्ड हिस्ट्री हो जाए। तो हिस्ट्री बाइस्ड होती है कमेंट्स के ज़रिए। इवेंट्स वही रहते हैं, कमेंट्स बदल जाते हैं। आप इसको ऐसे देखें कि जब कोई वाक़या होता है तो उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से बयान करते हैं। हर बंदे का अपना सोचने का ज़हन है, उसका बेंट ऑफ माइंड है, उसका एक तर्ज़ फ़िक्र है कि उसको कैसे लेता है, कैसे सोच रहा है।
तो इवेंट हुई है, लेकिन उसको बयान बंदा कर रहा है वो मुख्तलिफ अपने इल्म के लिहाज से, अपने सेंसेस के लिहाज से, अपनी हिस्सियत की वजह से, यानी हसास होने के लिहाज से उसको वो देख रहा है, तो वो उसमें इख्तलाफ हो सकता है। दूसरा है कि आप उसकी जो इवेंट्स हैं उसमें राय को शामिल करें। तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री का फिर फ़ायदा क्या है कि अगर आपने उसकी असबाब नहीं बयान करने, उसमें कोई कमेंट्स नहीं देने कि उसके क्या रिज़ल्ट्स क्या निकले, ये सारे कमेंट्स होते हैं, राय होती है। तो वो ये कहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस तब बनती है इल्म तारीख़। लेकिन जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं कि जो हिस्टोरियन का काम कमेंट्स देना नहीं है, अपनी ओपिनियन देना नहीं है, बल्कि हिस्टोरियन का काम है कि वो इवेंट्स को उसी तरह रखते और वो फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको देखें। और जो कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस इज़ द लेबॉर्ट्री ऑफ हिस्ट्री, वो उसकी बुनियाद के ऊपर थेरीज़ और मुख्तलिफ जो आइडियालॉजीज़ हैं उसको वो इस्टेब्लिश करें। तो ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम है। सो इस लिहाज से हिस्ट्री जो हिस्टोरियन है उसको पॉलिटिकल साइंस का इल्म जानना ज़रूरी है, और जो पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है उसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। एक दूसरे के बगैर ये नामुकम्मल है। तो हिस्ट्री को कहा जाता है कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। हिस्ट्री डिस्टॉर्ट नहीं होती, हिस्ट्री को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। हिस्ट्री के वाक़यात को अगर बिल्कुल उसको बदल दिया जाए तो उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। लेकिन अगर किसी वाक़यात को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करें तो दैट इज़ नॉट डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और इंटरप्रिटेशन का री इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री होता है, रीकन्क्लूजन ऑफ हिस्ट्री होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ब्रिटिश पीरियड के दौर में देखें कि अगर कोई वाक़या हुआ है तो उसको बयान करने में जो हिंदू इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, सिख इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी और मुस्लिम इंटरप्रिटेशन डिफरेंट, इवन आगे लेफ्टिस्ट जो हैं वो कम्युनिस्ट उनकी अलग होगी, और जो नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं या ये सारे लोगों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इवेंट एक ही होगा। तो इस लिहाज से चूँकि इवेंट अपनी जगह पे सच्चाई मौजूद है, इस लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि हिस्ट्री झूठ है या उसमें झूठ लिखा हुआ है। आप लिख सकते हैं एक झूठ, लेकिन झूठ की पहचान सच्चाई से होती है। सच्चाई होगी तो झूठ का पता चलेगा कि सच्चाई ये है, इस लिहाज से ये चीज़ झूठ है। तो इसका मतलब है जब आप ये कहते हैं कि ये वाक़या झूठ है तो इसका मतलब सच्चाई कहीं ना कहीं लिखी हुई है, और अगर सच्चाई लिखी हुई है तो फिर इसका मतलब है हिस्ट्री सच्चाई वाली मौजूद है, लेकिन आपने जिस किताब को पकड़ा है वो झूठ के ऊपर मबनी है। आपको चाहिए कि वो किताब देखें जो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर, और जितने भी इल्म तारीख़ है उसके टूल्स हैं उसके मुताबिक और रिसर्च टूल्स के मुताबिक लिखी गई है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। तारीख़ की बहुत ज़्यादा इकसाम, हर चीज़ का आप देखें हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है कि ये कैसे वजूद में आया, कैसे ये डेवलप हुआ, सब्जेक्ट कैसे ये बना। और अमूमन आजकल ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सोशल साइंसेस इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि ये आप ज़हन में रखें कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इल्म है, और हर इल्म जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें किसी वक्ती तौर पे ज़रूरत के तौर प्रैक्टिकली काम आना वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ आपके काम आती है वो बेफ़ायदा और यूज़लेस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि भी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, ये किसने बताया है? ये सोशल साइंसेस ने बताया है। जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये तहकीक की और मुख्तलिफ़ जंगों, मुख्तलिफ़ कौमों के उरूज व ज़वाल को देखा, और उन्होंने देखा कि अगर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके कब्ज़ा किया है तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बुनियाद के ऊपर यहाँ के लोगों को इंस्लेव किया। तो इस लिहाज से जो सोशल साइंसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो जितनी भी आपको बताती हैं प्रॉब्लम्स, वो सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को बाहर लेके आती हैं और उसको फिर मीट करती हैं या डील करती हैं, वो साइंस करती है। तो तमाम इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और कभी ऐसा जो कहते हैं कि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको
रीथिंक करना चाहिए कि नौजवान नस्ल के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि वो किसी चीज़ की निगेशन करें, इल्म की निगेशन करें। तो तारीख़ की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जो तारीख़ के लिहाज से है। जैसे उसको मैं अपने लिहाज से ये कहता हूँ कि एक तारीख़ होती है और एक तालीमी तारीख़ होती है या एक कौमी तारीख़ होती है। जो तारीख़ होती है वो इल्म है, जबकि जो कौमी और तालीमी तारीख़ है ये तालीम है। फिर मैं कह देता हूँ कि जो कौमी तालीम है, तारीख़ है, या जो तालीमी तारीख़ है उसको हम तालीम कहेंगे और जो तारीख़ है उसको हम इल्म कहेंगे। तो इस लिहाज से जो कौमी तारीख़ है वो एक ख़ास पर्सपेक्टिव में, ख़ास तनाजुर में लिखी जाती है। हर मुल्क अपने नेशनल नैरेटिव के मुताबिक अपने नेशनल इंटरप्रिटेशन या स्टैंड पॉइंट के तहत उस तारीख़ को मुरतब करता है, जबकि दूसरी कौमें उसको दूसरे लिहाज से रखती हैं। हो सकता है कि हमारे हीरोज़ किसी के लिए विलन हो सकता है उनके हीरोज़ हमारे लिए विलन हो। तो ये इंटरप्रिटेशन का है कि हम उनको इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं। तो ये हर कौम का ये हक़ है कि वो अपने बच्चों को अपने नेशनल नैरेटिव के मुताबिक ग्रो करने का मौका दें, ताकि कल को वो अपनी सोसाइटी के लिहाज से यूज़फुल शहरी साबित हो सके। तो इल्म तारीख़ की किस्में ये है कि फ़िक्री तारीख़ होती है, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, मिलिट्री हिस्ट्री होती है, रिलीजियस हिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक हिस्ट्री होती है और सोशल हिस्ट्री होती है, कल्चरल हिस्ट्री होती है। तो आप ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इसमें जितने भी आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आप ये हिस्ट्रीज़ निकलती आएंगी। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चूँकि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अगर कोई स्विट्ज़रलैंड, यूनान के ऊपर अगर हमें कोई स्कॉलर चाहिए तो आपको पता है कि मुश्किल से मिलेंगे स्कॉलर। इन जो ममालिक हैं वो उनके लिहाज से नहीं, साउथ एशिया के ऊपर आपको मिलेंगे, और वो भी भूटान के ऊपर या मालदीव के ऊपर अगर हम कोई स्कॉलर देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा स्कॉलरशिप जो है वो ज़्यादातर वो कहते हैं जी कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, ईरान है, मुस्लिम कंट्रीज़, ये जो सऊदी अरेबिया, ईरान है, तो इनके ऊपर काम किया जाए या ब्रिटिश हिस्ट्री के ऊपर काम किया जाए। तो हिस्ट्री जो है वो केटर करती है कि जो हमारी नेशनल नीड्स हैं उनको फीडबैक देने के लिए, और फीडबैक ऑब्वियसली उस वक्त दे सकते हैं कि जब आपका नॉलेज पूरी दुनिया के खित्तों के कल्चर्स के और पॉलिटिकल उनके सिस्टम्स के हवाले से मुकम्मल हो। अगर आपका नाक़िस इल्म है तो डेफिनेटली आप कोई बेहतर इनपुट अपनी गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को नहीं दे सकते। तो इल्म तारीख़ यहाँ पे आप देखें कि कल्चरल हिस्ट्री बहुत कम अभी शुरू किया। वेस्ट में तो मॉब हिस्ट्री शुरू हो चुकी है और जो हेट स्टडी शुरू हो चुकी है कि सोसाइटी में हेट कैसे जनरेट होती है, उसको काउंटर कैसे किया जाता है, उसको स्प्रेड कैसे किया जाता है। मॉब स्टडी होती है कि मॉब कैसे इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा करने क्या तरीके हैं, क्या उसके टैक्टिक्स यूज़ की हैं, उसके नुकसान क्या, फ़ायदे क्या। बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो आगे जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है ताकि इन गुफ्तगू के ज़रिए, इन लेक्चर्स के ज़रिए यूथ तक ये बातें पहुंच जाएं कि जो बाहर की हिस्ट्री है और यहाँ की हिस्ट्री है उसमें कहाँ तक फ़ायदा, कहाँ तक हम जो है उनसे पीछे हैं। तो फ़िक्री तारीख़ में ये होता है दुनिया कैसे जन्म लिया, दुनिया क्या है, मज़हब क्या है, सियासत क्या है, समाजियात क्या है, ख़ारजा तल्लुक़ क्या है, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम इसको मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट को अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसको इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री कहेंगे। और उसके बाद रिलीजियस हिस्ट्री ये है कि हर खित्ते की अपनी एक रिलीजियस हिस्ट्री है, उनकी रिलीजियस बैकग्राउंड है और उसके हवाले से हम पढ़ते हैं। डेफिनेटली जो हमारे खित्ते की रिलीजियस हिस्ट्री है वो हमारा चूँकि साउथ एशिया एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिलीजन मौजूद हैं। तो उन सब की जो स्टडी की जाएगी वो
रिलीजियस हिस्ट्री होगी। फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है कि हीरोइज़्म या हमारे हुक्मरान, हमारे इदारे, उनका पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर है और जो पॉलिटिक्स है उसका इदारों के ऊपर क्या असर है। क्या हमारे इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटिक्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। और अगर हमारे इदारे पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं तो उनका कितना अच्छा असर है या नेगेटिव असर है। तो ये जितनी भी हमारी सरहदों के दरमियान में अगर जितनी भी स्टडी है उसके इंस्टीट्यूशंस की, हुक्मरानों की, और उनकी पॉलिटिकल करप्शन है, उनकी इकोनॉमिक जो इंड्यूसमेंट्स हैं, या उनकी जो उनके कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स भी हुई हैं, तो उनको स्टडी करना जो है वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। उसमें मार्शल लॉज आते हैं, फिर हम मार्शल लॉज की जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स कितनी जो है वो पोल्यूटेड होती है, कि एक स्पेस क्रिएट होती है जिसमें तीसरी कुव्वत को आगे आने का मौका मिलता है। अगर आपकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर क्रेडिबिलिटी रखते हों, ऑनेस्ट हों, कॉम्पिटेंट हों, जेल जाना पसंद करते हो मुल्क की खातर, अच्छाई की खातर जान कुर्बान करना पसंद करते हो, उनमें ये जज्बा कुर्बानी हो मुल्क की खातर, तो वो भूखा रहना पसंद करते हो, तो वो कभी करप्शन में और कभी इस तरह की जो इंड्यूसमेंट्स हैं और कभी जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं उसकी तरफ ना आए। कंप्रोमाइज़ हमेशा वो करते हैं जो करप्ट होते हैं, जो करप्ट नहीं होते वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इस लिहाज से इन सारी चीज़ों को, पॉलिटिकल डायनामिक्स को, किसी सोसाइटी को देखना, कल्चर का उसके ऊपर पॉलिटिक्स को उसका इम्पैक्ट है, तो ये सारा जो हम इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री है कि ज़रिया माश क्या लोगों का, लोग कैसे कमाते थे और कमाते हैं, टूल्स कितने हैं, मशीनरी कितनी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इसको कितना मॉडर्नाइज़ किया है, कितनी वहाँ पे जो है वो लोगों की वेलफेयर का ख्याल किया गया है। ये सारी जो स्टडी है ये इकानमी का, ये चीज़ इसको अगर सेपरेट सब्जेक्ट्स के तौर पे पढ़ाया जाए तो ये बड़ी यूज़फुल हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री ऑफ साइंस है, साइंस कैसे इमर्ज हुई, कैसे डेवलप हुई, कैसे उन्होंने इंसानियत में एक रेवोल्यूशनरी उनको एक थॉट्स दिए और उनको मजबूर कर दिया कि वो सोचें कि इंसान मज़हब और दूसरी चीज़ों में क्या तब्दीली लेके आता है। कि इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी कि वो तो ये तो सारा टेररिज्म है, ये तो सारा ह्यूमन राइट्स की जो है वो उसको लेके नहीं चला जाता। तो उसमें आप देखिए कि अगर सिर्फ वॉर एथिक्स पढ़ लें कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे कि कोई आपने फलदार टहनी को भी नहीं काटना, किसी औरत के ऊपर तलवार नहीं उठानी, बुज़ुर्ग या बच्चे के ऊपर तलवार नहीं उठानी, जो जंग से भाग जाए उसके ऊपर तलवार नहीं उठानी, और जो कलमा पढ़ ले उसके ऊपर तलवार, इतनी रहमत का नाम है। लेकिन वॉर एथिक्स को यहाँ पे इस्लाम के जो वॉर स्ट्रेटजी और वॉर एथिक्स यहाँ पे बहुत कम इसको प्रीच किया गया है, और बहुत कम लोगों को इन चीज़ों का पता है कि इस्लाम एक सलामती का नाम और कितनी खूबसूरत। तो ये एक मिलिट्री हिस्ट्री को अगर हम देखें, और उसके बाद फिर समाजी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी है, जिसमें अक़लियतों के साथ मोहब्बत और अमन के साथ रहना। याद रखें माशरा वो तरक्की करता है जहाँ पे अमन हो। अमन वो वहाँ पे होता है जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे सबके हुकूक मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से हज़रत अली का फरमान है कि कुफ्र के साथ रहा जा सकता है, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रहा जा सकता। जहाँ पे अदल होगा वहाँ पे तरक्की करें, इंसान तरक्की करेंगे, अमन और एक दूसरे का खुशहाली के लिए एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और यही इंसान की जो खिलकत है उसका मकसद है कि वो एक दूसरे के साथ रवादारी के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे, ताकि अमन हो। अमन होगा तो खुशहाली होगी, खुशहाली होगी तरक्की होगी, तरक्की होगी तो मुल्क का नाम रोशन होगा और पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी। पाकिस्तान की इज़्ज़त चाहते हैं तो पाकिस्तान में ऐसी रिफॉर्म्स करें, ऐसे काम करें, ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसे सबक दें और ऐसे सबक सीखें जो बेस करते हों अमन के ऊपर, इंटरफेथ हारमनी के ऊपर, और ऑनेस्टी के ऊपर और जस्टिस के ऊपर। अदल इंसाफ का तकाज़ा करें, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं और दूसरों के हुकूक को वायलेट ना करें। ये एक बेहतरीन सिटीज़नशिप का उसूल है और यही एक अच्छी कौम होने के उसूल है।
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।